अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा योगलैंड ने क्नेसेट पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने आज ये इत्तला दी। अखबार ने इजराइल के साबिक वजीर के लाइव बयान का हवाला देते हुए कहा है कि योगलैंड वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के रुकन बने हुए हैं। योगलैंड ने मुबैना तौर पर वजीर आजम नेतन्याहू और मौजूदा वजीर दिफा इजराइल कैट्स के इक़दामात से इख्तलाफ करते हुए अपने फैसले की वजाहत पेश की, जिसका मकसद ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को इजराइल की दिफाई अफवाज में खिदमत से छूट देना था। मौजूदा वजीर दिफा ने दिसंबर के वसत में कनेस्ट फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी कमेटी को भर्ती के कानून के लिए नई हिदायत पेश की, जिसके तहत तकरीबन 50% अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नौजवान भर्ती के ताबे होंगे। इजरायली न्यूज पोर्टल यानीट ने तब ये रिपोर्ट पेश की थी कि यह तादाद तकरीबन 7 साल में पहुंच जाएगी। साबिक वज़ीर दिफा ने जुलाई में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को शामिल करने के लिए भर्ती के दायरेकार को बढ़ाने की वकालत की। इजराइल के इंतहाई मजहबी हलकों का ख्याल है कि मुकद्दस सहीफों के मुताले के जरिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी अवाम का बोझ बांटते हैं और यहूदी रियासत की सालिमत और इस्तेकाम में अहम किरदार अदा करते हैं। सर्बिया ने इजरायली दिफाई कंपनी एल्बस सिस्टम्स के साथ ड्रोन तैयारों और जदीद तोप सिस्टमों पर मुश्तमिल $335 मिलियन मालियत की असला खरीदने का समझौता तय कर लिया है। सर्बिया कौमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सर्बिया 3.5 साल के दौरान इजरायली कंपनी एल्बर्ट सिस्टम से $335 मालियत के प्लस मल्टी रॉकेट लॉन्चर और हेरमेस ड्रोन तैयारे हासिल करेगा। कौमी मीडिया ने सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर के हवाले से कहा कि इजराइल के साथ असला समझौतों की तस्दीक हुई है। एल्बर्ट सिस्टम ने भी क़ब्ल अज़ीं जारी करदा बयान में नाम को पोशीदा रखते हुए कहा था कि हमने एक यूरोपीय मुल्क के साथ समझौता कर लिया है। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने एक सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा है कि अगर हमास यरगुमालियों की रिहाई के लिए जल्द मुआहदे पर राजी नहीं होता है तो इजराइल गाजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों को तेज कर देगा। एक अवामी बयान में गैलेंट ने कहा है कि अगर हमास इजरायली यरगुमालियों की रिहाई की इजाजत देने में नाकाम रहती हो तो इस ग्रुप को गाजा में तवील अरसे से ऐसी शिद्दत के धक्के का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल की फौज गाजा में अस्करियत पसंदों के मजबूत ठिकानों के खिलाफ अपनी कोशिशों को तेज और ज्यादा से ज्यादा तेज करेगी जब तक कि यरगुमालियों की रिहाई और हमास को खत्म नहीं कर देते। जिनुहा न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में हो रहे मुज़ाकरात अहम मसाइल बशमूल जंगबंदी के तसलसल पर तातुल का शिकार है। हमास जंगबंदी को तोल देने की कोशिश कर रही है, जबकि इजराइल इस हक पर इसरार कर रहा है कि अगर इसे सलामती का खतरा महसूस होता है तो वो फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर सकता है। तनाज़े का एक और नुक्ता हमास का गाजा से इजरायली अफवाज के इनखला का मुतालबा है, जिसकी इजराइल मुखालिफत कर रहा है। रूसी फिजाई दिफाई दस्तों ने यूक्रेन के 33 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। रूस की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि फिजाई दिफाई फोर्सेस ने मॉस्को के वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे से 8 बजे के दरमियान बेलगोरोड, क्रेसेक, ब्रांसिक और रोस्टो के इलाकों में 19 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया है। वज़ारत ने कहा कि इस साल 1 जनवरी को 5:30 बजे और 8 बजे के दरमियान मॉस्को के वक्त पर ड्यूटी के फिजाई दिफाई निजाम ने 19 यूक्रेन के बगैर पायलट फिजाई गाड़ियों को तबाह किया, जिनमें बेलगोरोड के इलाके में 10, क्रेसेक के इलाके में 3, ओरोनश इलाके के ऊपर 2, ब्रांसिक इलाके में 2 और रोस्तोफ इलाके पर 2 शामिल हैं। बयान में कहा गया कि मॉस्को के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान बेलगोरोड, रोस्तोफ, तोगला और ओरियल के इलाकों में मजीद 14 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए गए, जिससे तबाह होने वाले ड्रोन की कुल तादाद 33 हो गई। वाज़ेह है कि रूस 24 फरवरी 2022 से अपना खुसूसी फौजी ऑपरेशन चला रहा है। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद कैफ हुकूमत के हाथों नस्लकुशी के मुतासरीन की हिफाजत करना है। हिंदुस्तान के सियासतदान ने आज जुमेरात को स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि यह फैसला मुल्क का अपना है और जरूरत नहीं है कि इसे मजहबी नजरिए से देखा जाए। अवामी मुकामात पर चेहरे को ढांपने पर पाबंदी आयद करने से बैनुल-अक़वामी सतह पर बहस छिड़ गई है। नए स्विस कानून के मुताबिक जो लोग गैर कानूनी तौर पर अवाम में अपना चेहरा ढांपते हैं, इन पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी $1144 तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसमें निजी या मुकद्दस जगहों और हवाई जहाजों या सिफारती अहाते में कुछ इस्तिस्ना के साथ नाक, मुंह और आंखों को ढांपना शामिल है। हिंदुस्तान में बीजेपी के कौमी तर्जुमान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के पास पाबंदी के निफाज की वजूहात हो सकती है। नकवी ने INS को बताया, हर मुल्क के अपने उसूल और कानून होते हैं, इनके अपने हिफाजती इंतजाम होते हैं और इनके मुताबिक वो उसूल बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मामले को मजहबी नुक्ते नजर से देखने की जरूरत है। इसी तरह NCP SP के रहनुमा मजीद मेमन ने रिमार्क्स किए कि यह कानून मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की हिमायत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इसका हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے حق میں ریلی نکالنے والے ہندو مذہبی رہنما کی درخواست ضمانت عدالت نے ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق کرشنا داس پربھو کو جنوب مشرقی شہر چٹاگرام میں ایک بڑی ریلی کی قیادت کرنے پر بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔ ہندو گروپس کا کہنا ہے کہ اگست میں شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے ہندوؤں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ پبلک پروسیکیوٹر محفوظ الحق کا کہنا ہے کہ کرشنا داس پربھو کو عدالت میں نہیں پیش کیا گیا، جس پر چٹاگرام میٹروپولیٹن سیشن جج سیف الاسلام نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ سماعت کے موقع پر عدالت کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ پولیس اور فوج دونوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ہندو رہنما کرشنا داس پربھو کے وکیل نے بتایا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ اس سے قبل بھی عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، جو کرشنا داس نے بغیر وکیل کے خود دائر کی تھی۔ کرشنا داس کی نمائندگی کرنے کے خواہش مند وکلا کا کہنا ہے کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ان میں سے اکثر کو ایک مسلمان وکیل کی ہلاکت سے متعلق الزامات کا بھی سامنا ہے۔ جب نومبر میں دارالحکومت ڈھاکہ میں پربھو کو حراست میں لیا گیا تھا، آج جمعرات کو بھی سماعت کے لیے 11 وکلا کو ڈھاکہ سے سخت سیکورٹی کے حصار میں چٹاگرام لایا گیا تھا۔ بنگلہ دیش اور بیرون ممالک میں رہنے والے ہندو گروپس نے اقلیتی گروپ کو تحفظ نہ فراہم کرنے پر امن انعام یافتہ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شام کی نئی انتظامیہ کے وزیر خارجہ اسد حسن الشعبانی نے آج اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے۔ الاخباریہ کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر عبدالکریم قریجی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ یہ شام کی نئی انتظامیہ کے وزیر خارجہ کے طور پر ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ شامی وفد میں وزیر دفاع مرحب ابو خسرہ اور انٹیلیجنس چیف انس خطاب شامل ہیں۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ شامی وزیر خارجہ اسد حسن شیبانی نے دورے کے لیے اپنے سعودی ہم منصب کی دعوت قبول کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں اس دورے کی تصدیق کی تھی۔ شام کی نیوز ایجنسی سانا کے مطابق اسد حسن کا کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں اسٹریٹجک روابط قائم کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اسد حسن نے سعودی عرب اور شام کے تعلقات کے مستقبل کے بارے میں مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ اسد حسن شیبانی نے مزید کہا، اپنے ملک کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس دعوت کو تعاون اور بات چیت کے فروغ کے ایک موقع کے لیے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ جمہوریہ چیک کے صدر پیٹر پاول سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے کیا۔ استقبال کرنے والوں میں جدہ کے نائب میئر انجینئر علی بن محمد خنی، جدہ پیوز کے سربراہ جنرل سلیمان بن عمر توریب اور ایوان شاہی کے نمائندے احمد عبداللہ بن ظافر بھی موجود تھے۔ شام کی مدد کے لیے سعودی امداد کی ترسیل جاری ہے، جس کے تحت چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب تیسرا طیارہ ریاض سے دمشق روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے شام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کر دیا ہے۔ کنگ سلمان سینٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شام میں سعودی امداد شامی ہلال احمر کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ روانہ کیے گئے طیارے میں 28 ٹن امدادی سامان ہے، جس میں خشک راشن، غذائی اشیاء، ادویہ اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ سعودی عرب میں گھریلو کارکنوں کی تنخواہیں بینک کے ذریعے ادائیگی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 4 ملازمین رکھنے والے آجر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تنخواہیں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادا کرے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ذیلی پلیٹ فارم مستان نے گھریلو ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور تنخواہوں کی ادائیگی کو منظم کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کے قانون کو مرحلہ وار نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پہلے مرحلے کا آغاز جولائی 2024 سے کیا گیا، جس کے تحت نئے آنے والے کارکنوں کی ماہانہ اجرت بینکوں کے ذریعے ادا کرنا ضروری تھا، جس کے بغیر ویزا جاری نہیں کیا جاتا۔ اجرت کی ادائیگی کا دوسرا مرحلہ 1 جنوری 2025 سے شروع کیا گیا، جس میں 4 کارکنوں کی شرط ہے، جبکہ تیسرا مرحلہ جولائی 2025 سے شروع ہوگا، جس میں کارکنوں کی تعداد 3 ہوگی۔ چوتھے مرحلے کا آغاز اکتوبر سے ہوگا، جس میں 2 یا اس سے زائد کارکن شامل ہے، جبکہ آخری مرحلے میں تمام گھریلو کارکنوں کے لیے ہوگا، جو 1 جنوری 2026 سے نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان کی فوج نے 9 مئی 2023 کے واقعات میں سزا یافتہ 19 مجرموں کی سزاؤں کی معافی کا اعلان کیا۔ آج جمعرات کو راولپنڈی میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر سزا یافتہ افراد نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشن دائر کی۔ فوجی ترجمان نے بیان میں بتایا کہ مجموعی طور پر 66 مجرمین نے رحم کی پٹیشن دائر کی۔ 48 پٹیشن کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمین کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دائر کی گئی دیگر رحم کی پٹیشنوں پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ جن 19 مجرمین کی سزائیں معاف کی گئی ہیں، ان میں محمد ایاز ولد صاحب دادا خان، سمیع اللہ ولد مرداد خان، لئیق احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد
मंजूर अहमद, यासिर नवाज, अमीर नवाज, सैयद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, गनी जान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सुलेमान और दूसरे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमीन को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। चीन ने 2024 के पहले 11 माह के दौरान 2,92,18,000 सयाहों का इस्तकबाल किया, जिनमें से 1,74,46,000 सयाह बगैर वीजे के मुल्क में दाखिल हुए। ये तादाद गुज़िश्ता साल के इस अरसे के मुकाबले में 123% ज्यादा है। चीन सेंट्रल टेलीविजन CCTV के मुताबिक कौमी सयाहत इंतजामिया ने बताया कि मुल्क में सकाफती सयाहत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से रिवायती चीनी सकाफत में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी और लचकदार वीजा पॉलिसियों का निफाज है। इटली के मालियती और फैशन के मरकज मिलान में अब अवामी और खुली जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी 2021 से शुरू हुए सिलसिले की सख्त तरीन तोसी है, जिसका मकसद शहर की हवा के मियार को बेहतर बनाना है। यूरो न्यूज के मुताबिक इटली के दूसरे बड़े शहर मिलान में अवामी मुकामात और खुली जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। ये शहर भर में पाबंदी 1 जनवरी से नाफिजुल अमल हो गई और ये इटालवी फैशन कैपिटल में सिगरेट नोशी पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदी है। नए कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 40 यूरो से लेकर 240 यूरो तक का जुर्माना आयद किया जा रहा है। मुकामी हुकाम का कहना है कि यह कानून तमाम अवामी मुकामात बशमुल सड़कों पर लागू होगा, ताहम अलग थलग जगहों के लिए एक इस्तिस्ना दिया गया है। ऐसे मुकामात पर सिगरेट नोशी करने वाले अफराद दूसरे लोगों से कम 10 मीटर का फासला बरकरार रखते हुए सिगरेट नोशी कर सकते हैं। अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने आज पैराग्वे के वज़ीर ख़ारजा रोबिन रैमरिस लेस्कानो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब इमारात और पैराग्वे के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने दोनों ममालिक और इनके अवाम के लिए पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से दोस्ताना पैराग्वे के साथ मजबूत और खुशहाल ताल्लुकात कायम रखने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के अज़्म का इआदा किया। दोनों फरीक़ीन ने खित्ते और आलमी सतह पर मुश्तरका दिलचस्पी के अहम मसाइल पर बातचीत की और इनके हवाले से अपने ख्यालात का तबादला किया। इस मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन मोहतरमा रीमा बिनते इब्राहिम अल हाशमी ने भी शिरकत की। मुत्तहिदा अरब इमारात के सुप्रीम काउंसिल के रुकन और हाकिम शारजा शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद कासमी ने आज जुमेरात के रोज कुवैत के कौंसल जनरल अली सालम सैयदी का इस्तकबाल किया, जो अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम पर इनसे मुलाकात के लिए आए थे। ये मुलाकात अलवदा महल में हुई, जहां हाकिम शारजा ने अल सैयदी को खुश आमदीद का और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात, सकाफती और तालीमी विरसे और अवामी सतह पर समाजी हम आहंगी को सराहा। शेख डॉक्टर सुल्तान ने अली सालम के आइंदा मंसूबों में कामयाबी की दुआ की और उम्मीद जाहिर की कि इनकी काविशें कुवैत की तरक्की में माउन साबित होगी और मुल्क की क़यादत और अवाम की उमंगों को पूरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 23वें इनकला परवाज का एहतमाम किया, जिसके तहत गाजा की पट्टी से 55 शदीद जख्मी अफराद और मरीजों, जिनमें बच्चे और कैंसर के मरीज भी शामिल हैं, इनको इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट से करम अबू सालम क्रॉसिंग के जरिए तिब्बी इलाज के लिए इमारत के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इन मरीजों के हमरा 72 अहले खाना के अफराद भी मौजूद थे। यह इनकला मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की जानिब से अक्टूबर 2023 में शुरू की गई इस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत गाजा की पट्टी से 1000 बच्चों और 1000 कैंसर के मरीजों को मुत्तहिदा अरब इमारात के अस्पतालों में तिब्बी इलाज फराहम किया जाएगा। अब तक 2254 मरीज और इनके अहले खाना इमारत पहुंच चुके हैं। यह इक़दाम इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए फौरी इंसानी मुदाखलत की जरूरत को उजागर करता है और गाजा की पट्टी में मौजूद फलस्तीनियों के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के मुस्तकिल अज़्म की तस्दीक करता है। इमारात के मुख्तलिफ राब्तों के जरिए इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी है, ताकि गाजा के अवाम को इनके करे वक्त में मदद फराहम की जा सके। अमेरिका के लॉस वेगास में नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने टेस्ला की एक गाड़ी में आग लग गई। लॉस वेगास पुलिस के मुताबिक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने उस वक्त आग भड़क उठी जब एक गाड़ी में आग लग गई और वो फट गई। शहर की इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक 8:40 पर इस इलाके में पेश आया। क्लॉक काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि सुबह के वक्त ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने एक गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। टेस्ला के मालिक और ट्रंप के सरकर्दा हामियों में से एक अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि जिस
टेस्ला पिकअप ट्रक में आग लगी, इसे धमाके से उड़ा दिया गया और इस बात का इम्कान जाहिर किया कि यह दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। मस्क ने निशानदेही की कि होटल के सामने आग लगने वाले टेस्ला पिकअप ट्रक और न्यू ओरलीज में हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म ट्यूरो से किराए पर ली गई थी।